नमस्कार। बीए पार्ट तृतीय का द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक मानव शास्त्र एवं बीए पार्ट प्रथम का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं परिवार के प्रकार, टाइप्स ऑफ फैमिली के बारे में। परिवार के अनेक रूप होते हैं। वहाँ की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम है। सदस्यों की संख्या, विवाह के स्वरूप एवं परिवार में स्त्री पुरुषों की सत्ता, निवास के आधार पर परिवार देखने को मिलते हैं। यदि संख्या के आधार पर परिवार की बात करें तो सबसे पहले आता है मूल परिवार। इसको नाभिक परिवार, केंद्रीय परिवार अथवा दाम्पत्य मूलक परिवार भी कहते हैं। यह परिवार का सबसे छोटा रूप है जो एक पुरुष, एक स्त्री तथा उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। इसमें अन्य रिश्तेदारों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। चूंकि इसे दाम्पत्य मूलक परिवार भी कहते हैं, जिसमें पति पत्नी के विवाह संबंध के आधार पर निर्मित होता है। दूसरी बात करें हम जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार की, जिसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है, अर्थात 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के व्यक्ति इसमें सम्मिलित होते हैं, जो संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं। सामान्य पूजा घर होता है, सामान्य रसोई घर होता है। भारतीय समाज की एक विशेषता रही है कि यहाँ संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित रही है। तीसरे, विस्तृत परिवार। यह संयुक्त परिवार से बड़ा है। इसके साथ ही ब्लड रिलेशन के अलावा अन्य रिश्तेदार भी इस परिवार के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। ऐसे परिवारों में संबंध व रिश्तेदारी का भी ठीक ज्ञान नहीं हो पाता है। इन सभी सदस्यों का निवास स्थान और कार्य एक ही होता है और वे परिवार के मुखिया को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जैसा कि चित्र के माध्यम से स्पष्ट है, मूल परिवार में पति पत्नी और उसके बच्चे सम्मिलित हैं। संयुक्त परिवार में 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के व्यक्ति निवास करते हैं इसमें, और विस्तृत परिवार में जो है उससे भी संख्या ज्यादा है। तीसरी बात करें संख्या के आधार के बाद निवास के आधार पर यदि हम बात करें परिवार की, तो यह है पितृस्थानीय परिवार। इसका तात्पर्य है कि विवाह के बाद पत्नी अपने पति व उसके माता पिता के साथ जब रहने लग जाती है तो हम उसे पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। हिंदू, मुसलमान एवं भील, खड़िया तथा कई पितृवंशीय परिवारों में यह प्रथा देखने को मिलती है। दूसरा, मातृस्थानीय परिवार। जब विवाह के बाद पति पत्नी के साथ उसके माता पिता के निवास पर रहने लगता है तो उसे मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। मालाबार के नायर, खासी व गारो जनजाति में ये परिवार देखने को मिलते हैं। नवस्थानीय परिवार। इसका तात्पर्य है कि जब पति पत्नी विवाह के बाद न तो पति पक्ष के लोगों के साथ और न ही पत्नी पक्ष के लोगों के साथ ही रहते हैं, वरन अपना अलग नया घर बना करके रहने लगते हैं। चौथा, मातृ पितृ स्थानीय परिवार। कई समाजों में नवविवाहित दंपति पति या पत्नी में से किसी एक के भी साथ रहने को बाध्य नहीं होते, वरन दोनों में से किसी के भी साथ रह सकते हैं। ऐसे परिवार को मातृ पितृ स्थानीय परिवार कहा जाता है। मामा स्थानीय परिवार। माता के भाई के यहाँ जब रहने लग जाए तो वह मामा स्थानीय परिवार कहलाता है। ट्रोवियांडा द्वीपवासी में यह प्रथा प्रचलित है कि विवाह के बाद भांजा अपनी पत्नी सहित मामा के यहाँ रहने चला जाता है। द्विस्थानीय परिवार। कुछ स्थानों पर ऐसे परिवार है जहां विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जन्म के परिवारों में ही रहते हैं। लक्षद्वीप, केरल और अशांति जनजाति में इस प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं अधिकार के आधार पर परिवार की। अधिकार के आधार पर 2 प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार के अंतर्गत ऐसे परिवारों में सत्ता व अधिकार पिता व पुरुषों के हाथ में होती है। वे ही परिवार का नियंत्रण
रखते हैं। मात्र सत्तात्मक परिवार की बात करें तो ऐसे परिवारों में सत्ता व अधिकार माता एवं स्त्रियों के हाथ में होते हैं। वे ही परिवार पर नियंत्रण बनाए रखती है। कभी कभी कोई पुरुष भी स्त्रियों की तरह से कार्य कर सकता है, यानी कि पुरुष भी स्त्रियों की तरफ से कार्य कर सकता है। मात्र सत्तात्मक परिवार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, जिसमें नायर परिवार का उल्लेख आता है। नायर परिवार मालाबार में निवास करने वाले लोग हैं, जिनमें मात्र सत्तात्मक परिवार होते हैं। इसकी प्रवृत्ति जब संयुक्त होती है तो इसे मलयालम भाषा में थारवाड़ या तारवाड़ कहते हैं। एकाकी परिवार को तावजी कहते हैं। परिवार का वयोवृद्ध पुरुष जो कि कारणवान कहलाता है। गारो परिवार की बात करें तो गारो जनजाति असम में निवास करती है। इसमें विवाह के बाद पति पत्नी के घर जाकर निवास करता है। उत्तराधिकार पुत्रियों को ही मिलता है। उत्तराधिकार को नाकुना तथा उसके पति को नौकरों कहा जाता है। खासी परिवार की बात करें तो यह जनजाति भी गारो जनजाति की तरह असम में निवास करती है। ये मात्र स्थानिक एवं मात्र सत्ता होती है। उत्तराधिकार के आधार पर दो प्रकार के इसमें आते हैं। पहला पितृमार्गी परिवार और दूसरा मातृमार्गी परिवार। पितृमार्गी परिवार ऐसे परिवार में उत्तराधिकार के नियम पितृपक्ष से तय होते हैं और मातृमार्गी परिवार में मातृपक्ष से तय होते हैं। यानी कि जो नियम तय होते हैं पितृमार्गी परिवार में पितृपक्ष से और मातृमार्गी में मातृपक्ष से तय होते हैं। वंश नाम के आधार पर यदि हम बात करें तो इसमें पितृवंशीय, मातृवंशीय, उभयवाही और द्विनामी परिवार होते हैं। पितृवंशीय में ऐसे परिवारों में वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है। पुत्रों को पिता का ही वंश नाम प्राप्त होता है। हिंदुओं में परिवार पितृवंशीय परिवार है। मातृवंशीय परिवार ऐसे परिवारों में वंश परंपरा माता के नाम से चलती है, जैसे नायर समाज में देखने को मिलता है। उभयवाही परिवार, इसमें वंश परिचय वंशानुगत संबंध पर निर्भर न होकर सभी निकट के संबंधियों पर समान रूप से आधारित होता है। ऐसे समाजों में पैतृक व मातृक दोनों वंश नाम परंपराएं साथ साथ चलती है। यानी माता, मातृ और पितृ इन दोनों पक्षों की जो वंश परंपराएं साथ साथ चलती हैं। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो एडिस्टन द्वीपवासी है, उनमें टाविटी नामक समूह पाया जाता है। इस समूह में वे व्यक्ति होते हैं जो विवाह के अतिरिक्त मातृपक्ष व पितृपक्ष से संबंधित होते हैं। द्विनामी परिवार, ऐसे परिवारों में एक व्यक्ति एक ही समय में अपने दादा और नानी से संबंधित रहता है। अन्य दो संबंधी दादी और नाना छोड़ दिए जाते हैं। यह भी उभयवाही वंश का ही एक रूप है। विवाह के आधार पर यदि हम देखें तो इस पे दो प्रकार है, एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार। एक विवाही परिवार एक पुरुष व एक स्त्री के सम्मिलन से बनता है। इसमें पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। बहुविवाही परिवार की बात करें तो इसमें एक समय में एक से अधिक यौन साथी स्वीकृत होते हैं। इसके भी कई रूप होते हैं। बहुपत्निक परिवार, जब एक पुरुष को एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने की स्वीकृति होती है तो उसे बहुपत्निक परिवार कहते हैं। मुसलमानों में एक पुरुष को 4 तक पत्नियां रखने की स्वीकृति है। भारत में नागा, बेगा तथा गोंड जनजातियों में बहुपत्निक परिवार पाए जाते हैं। बहुपति विवाही परिवार की बात करें तो जहां एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती हो तो उसे बहुपति विवाह परिवार कहते हैं। इसके भी
दो रूप देखे जा सकते हैं। अगला समूह परिवार। जब कभी भाई या पुरुष मिलकर स्त्रियों के एक समूह से विवाह करे और सब पुरुष सब स्त्रियों के समान रूप से पति हो तो वह समूह परिवार कहलाता है। अब बहुपतिक परिवार के दो रूप सामने आते हैं। भ्रातृक बहुपतिक परिवार, जैसा कि महाभारत में द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से होता है, ये भ्रातृक बहुपतिक परिवार है। और दूसरा अभ्रातृक, इसमें पति एक दूसरे के भाई न होकर अन्य रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इस प्रकार के परिवार जौनसार, बाबर के खश, नीलगिरी के टोडा एवं कोटा तथा मालाबार के नायर लोगों में तथा तिब्बत में पाए जाते हैं। परिवार के कुछ अन्य रूप भी सामने आते हैं। जन्म मूलक परिवार, वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है और जहां उसका पालन पोषण होता है, जन्म मूलक परिवार कहलाता है। दूसरा प्रजनन मूलक परिवार, ऐसे परिवार का निर्माण व्यक्ति विवाह के बाद स्वयं करता है। इसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी एवं उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। समरक्त परिवार, प्रसिद्ध समाजशास्त्री राल्फ लिंटन ने परिवार के दो रूप बताए हैं, समरक्त परिवार एवं विवाह संबंधी परिवार। समरक्त परिवार में सभी सदस्य रक्त से संबंधित होते हैं और कोई भी विवाह संबंधी उसमें नहीं रहता है। जैसे नायर परिवार जो कि मात्र सत्तात्मक है, में पति यदा कदा ही अपनी पत्नी के यहाँ आकर रहता है। अधिकांशतः एक स्त्री के सभी वंशज ही उसमें रहते हैं। ऐसे परिवार की सदस्यता व्यक्ति को जन्म के आधार पर प्राप्त होती है। विवाह संबंधी परिवार, ऐसे परिवारों में रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधी दोनों ही साथ साथ रहते हैं, परंतु यहाँ मुख्य जोर रक्त संबंध पर ही दिया जाता है। वर्तमान में पाए जाने वाले एक विवाहित परिवार जिसमें स्त्री व पुरुष साथ साथ रहते हैं, विवाह संबंधी परिवार है। और अंत में प्रेत विवाह है, यानी प्रेत परिवार यानी घोस्ट फैमिली। इस प्रकार के परिवार का उल्लेख इवांस प्रिचार्ड ने किया है, जो कि अफ्रीका की न्यूर जनजाति में प्रचलित है। अफ्रीकी जनजातियों में यह विश्वास है कि प्रत्येक को विवाह करने का अधिकार है, जिससे उनका वंश कायम रह सके। कभी कभी विवाह से पूर्व ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या किसी पुरुष के केवल लड़कियां ही होती है, या उसके लड़के बड़े होने से पूर्व ही मर जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में उसके निकटतम बंधुओं का यह कर्तव्य होता है कि वे उन मृत पुरुषों के नाम पर विवाह करें। ऐसे विवाह से उत्पन्न संतानें मृतक की मानी जाती है। न्यूर लोगों में एक विवाह प्रथा प्रचलित है, इसलिए इस पति का भी कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा और किसी अन्य संबंधी को उसके लिए भी प्रेत विवाह करना होगा। इवांस प्रिचार्ड ने न्यूर लोगों में विवाहों की संख्या भी उतनी ही पाई जितनी संख्या साधारण विवाहों में थी। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य प्रेत परिवार वह है, यदि किसी परिवार में उसके जो जिनसे विवाह हो रहा है, या जिनके लड़के नहीं है, लड़के लड़कियां है, या जिनके लड़का है लेकिन वो एक्सपायर हो जाता है कम आयु में ही, तो उनके नाम पे जो है वो विवाह किया जाता है, तो वो प्रेत परिवार कहलाते हैं। ऐसे विवाह से जो है परिवार बनते हैं। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।